Good morning, students. Today we'll take the next topic of the chapter number 3, an empire across the three continents. टॉपिक का नाम है थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। क्राइसिस कमी, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्ट टाइम। ओके, थर्ड सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था कि इसको क्राइसिस बोला गया है, वही बताया गया है यहाँ पे। फर्स्ट रोमन एम्पायर की फर्स्ट और सेकंड सेंचुरीज़ बहुत ही अच्छी थी। इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ, प्रॉस्पेरिटी आई, वेल्थ आई, ठीक है, पीस रही, लड़ाइयाँ होती रहती थी बट नॉट सो मच। ओके, थर्ड सेंचुरी की बात करते हैं अपन। थर्ड सेंचुरी अपन बोलेंगे बिटवीन 200 एंड 300, ये हो गई अपनी थर्ड सेंचुरी। ठीक है, थर्ड सेंचुरी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, ऐसी लड़ाइयाँ जिसकी वजह से रोमन एम्पायर को थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। ठीक है, 230s के समय तो बहुत अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फ्रंट्स पे वो रोमन एम्पायर क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रही थी। 225 के अंदर ईरान के अंदर दो डायनेस्टीज़ थी। एक थी कौन सी, ससानियंस, उनमें से, एंड पार्थियंस, दो थे। उनमें से एक जो थी ससानियंस ने तो जो एफर्टस रिवर थी, जो एक बॉर्डर था रोमन एम्पायर और ईरान एम्पायर का, उसको क्रॉस करते हुए रोमन साइड के अंदर एंटर कर लिया था। ठीक है, और इन्हीं ससानियंस को ये जो रोमन एम्पायर के जो किंग्स थे वो क्या बोलते थे, बारबेरियंस बोलते थे। क्या बोलते थे, बारबेरियंस। बहुत ही निर्दयी एक तरह से। ठीक है, उन्हीं में से एक ईरानी रूलर था, ईरान का किंग था एक, नाम था उसका शापुर फर्स्ट। नाम था शापुर फर्स्ट। उस शापुर फर्स्ट ने लगभग एक लड़ाई के समय 60,000 रोमन सोल्जर्स को क्या कर लिया था, कैप्टिवेट कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक हो गया। इसके अलावा जो जर्मनी का जो बॉर्डर था, राइन एंड डेन्यूब रिवर्स थी। ठीक है, बहुत सारी वहाँ पे ट्राइब्स थी, उन जर्मनिक ट्राइब से भी रोमन एम्पायर की क्या चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी। ठीक है, कुछ ट्राइब्स का नाम यहाँ लिखा हुआ है, जैसे एलामानी, फ्रैंक से, गोथ से। ठीक है, ये सारी लड़ाइयाँ वहाँ पे आपस में कर रहे थे, रोमन एम्पायर से कर रहे थे, टू बिकम इंडिपेंडेंट ट्राइब्स। ठीक है, और इन सब लड़ाइयों के चलते जो रोमन एम्परर था, ठीक है, वो मजबूर हो गया कि उसको अपने बहुत सारे जो जर्मन टेरिटरीज़ थी, जो जर्मनी वाला जो इलाका था, उसको क्या करना पड़ा, एबैंडन करना पड़ा। एबैंडन क्या हो गया, छोड़ देना। ठीक है, छोड़ना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा नुकसान था किसके लिए, फॉर द रोमन एम्पायर। तो इसीलिए इसको क्राइसिस बोला गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण, जो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट वाज द इट वाज द सेंचुरी ऑफ मैनी अप डाउन्स। लाइक 47 ईयर्स में, सिर्फ 47 ईयर्स में वहाँ पे 25 एम्परर्स क्या हो चुके थे, चेंज हो चुके थे। मतलब द गवर्नमेंट वाज अनस्टेबल। ठीक है, सिर्फ 47 सालों में 25 एम्परर चेंज होना मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे उठापटक थी। ठीक है, अनस्टेबिलिटी थी, गवर्नमेंट में परमानेंसी नहीं थी। और आज भी हम देख लगते हैं कि गवर्नमेंट अपनी 5 साल चलती है, 5 साल के बीच में कभी चेंज हो जाओ, 2 साल में चेंज हो जाए या 1 साल में चेंज हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट गिर जाए, तो हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो करेगी। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ थी। तो 47 ईयर्स में 25 एम्परर्स क्या हो चुके थे, चेंज हो चुके थे। तो इसीलिए इस सेंचुरी को क्या बोला गया है, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस बोला गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपना जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर। ठीक है, जेंडर, मेल फीमेल, लिटरेसी मतलब शिक्षा। ठीक है, और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। सोसाइटी कैसी थी यहाँ पे, सोसाइटी की बात करें, फैमिलीज़ की बात करें, तो यहाँ पे फैमिली चलती क्या थी, न्यूक्लियर फैमिलीज़। ठीक है, माता पिता अलग रहते थे और उनके बच्चे, उनके वाइफ वगैरह, उनके बच्चे वो अलग रहते थे। ठीक है, मतलब जॉइंट फैमिलीज़ नहीं थी। हर फैमिली के अंदर स्लेव्स को इंक्लूड किया गया था, मतलब स्लेव्स की प्रथा बहुत ज़्यादा थी, स्लेव रहते थे और स्लेव्स को भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। और डिपेंड करता था कि स्लेव्स कितने हों, वो उस फैमिली के ऊपर डिपेंड था कि कोई फैमिली अच्छी पैसे वाली है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो वो ज़्यादा स्लेव रख लेगी, किसी कम है तो वो कम स्लेव रख लेगी। ठीक है, तो स्लेव्स के बिना कोई काम नहीं चलता था। ठीक है, फिर अब बात करें अपन वुमेंस के राइट्स की। वुमेंस को यहाँ बहुत ज़्यादा क्या मिली हुई थी, राइट्स मिली हुई थी। ठीक है, नेटल फैमिली मतलब उनके जो फादर की फैमिली थी और लड़की की, उसके अंदर से भी उसको बहुत ज़्यादा राइट्स मिली हुई थी। अपन ऐसे राइट्स के बारे में यहाँ बात करेंगे जो आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ में नहीं है, इंडिया में भी अभी लेटेस्ट मिली हैं। जैसे अपन बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी।
मतलब प्रॉपर्टी रखने का अधिकार। फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें पहले अपने इंडिया में उसकी बेटी को हिस्सा नहीं मिलता था, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखिए रोमन एम्पायर में जो फादर की डेथ होने के बाद में प्रॉपर्टी होती थी उसमें भी लड़की का अधिकार होता था, ठीक है। कोई मैरिड कपल है, अपन आज मानते हैं कि वो सिंगल एक फाइनेंशियल एंटाइटी है, सिंगल, बट उस समय सिंगल नहीं था बल्कि वो दो अलग अलग थे। क्यों? लड़का है उसको तो अपने घर से प्रॉपर्टी मिलेगी, जो लड़की है उसको अपने फादर के वहाँ से भी क्या मिलेगी? प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो एक तरह से राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन टू द वुमेन्स ऑफ द रोमन एम्पायर। सोचिए सेकंड थर्ड फोर्थ सेंचुरीज़ में राइट टू प्रॉपर्टी दे रखा है वुमेन्स को, तो सोचो वो एम्पायर कितना डेवलप्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवोर्स वाज वेरी इजी फॉर बोथ। दोनों में से कोई भी डाइवोर्स लेना चाहे तो वो इजीली ले सकता है, इसमें कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आती थी। फ्रॉम बोथ साइड्स, अदर फ्रॉम द मैन और वुमेन, दोनों साइड से डाइवोर्स ले सकते थे, ठीक है। फिर शादियाँ होती कब थी? मैन की उम्र 20s या 30s नॉर्मली, ठीक है, और वुमेंस की टीन्स 16 के आसपास या 20 के नीचे नीचे की जो उम्र होती थी उस समय वो क्या करते थे? वो शादियाँ कर देते थे। मतलब कहने का मतलब है कि वुमेंस की एज छोटी होती थी और मैन की ज़्यादा होती थी, ठीक है। शादियाँ लगभग होती थी अरेंज मैरिजेस। क्या होती थी? अरेंज मैरिजेस, ठीक है। एंड फिर बात करते हैं अपन लिटरेसी, ठीक है। लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी अलग अलग पार्ट्स में थी, अलग अलग तरह से थी, ठीक है। खास कर लिटरेसी मिलती थी हमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में, जैसे सोल्जर्स में अच्छी लिटरेसी थी, आर्मी ऑफिसर्स में अच्छी लिटरेसी थी, स्टेट मैनेजर्स मतलब वो लोग जो कोई ज़मीन संभाल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, दैट पर्सन दे वर वेरी लिटरेट, ठीक है। और बाकियों में लिटरेसी थोड़ी सी कम थी। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है, कि रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डाइटीज़, बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ थी, बहुत सारे लोगों के ईटिंग हैबिट्स थे। अपन देख चुके हैं कि रोमन एम्पायर का एक्सटेंशन यूरोप में भी था, अफ्रीका में था और पास में एशिया के अंदर भी था, और बीच में आ गया सी, कौन सा वाला? मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो बहुत सारी हमें डाइवर्सिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, लैंग्वेजेस की मिल जाएगी, ईटिंग हैबिट्स की मिल जाएगी, रिलीजियस कल्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लोकल डाइटीज़ मिल जाएंगे डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस के यहाँ पे नाम आ रहे हैं, जैसे कॉप्टिक लैंग्वेज है जो इजिप्ट वाले एरिया में बोली जाती थी, प्यूनिक बर्बर है वो नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती है, केल्टिक थी वो स्पेन में बोली जाती थी, आर्मेनियन है वो ईस्ट के अंदर जो नियर ईस्ट था उसके अंदर बोली जाती थी, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस लोकल लैंग्वेजेस बोलते रहते थे। और अपन पहले पढ़ चुके हैं कि दो मेन लैंग्वेजेस थी, ठीक है, एक तो हो गई लैटिन और एक होगी ग्रीक, और सी होगी ग्रीक, ठीक है। तो ये बहुत सारी क्या थी, इसके अलावा बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस थी, ठीक है ना। ये लैंग्वेजेस रिटर्न नहीं थी, सिर्फ ओरली थी, ठीक है, ओरल थी सिर्फ, ठीक है। और इनको रिटर्न में यूज़ नहीं लेते थे वो, क्यों? क्योंकि उनके उस समय वर्ड्स डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। जब आर्मेनियन जो लैंग्वेज थी जो ईस्ट बोली जाती थी, ठीक है, वो तो 5th सेंचुरी तक उसको वो ओरली ही बोला करते थे, ठीक है। ये एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन मतलब प्रॉस्पेरिटी कैसे हुई, पैसा कहाँ से आता था। रोमन एम्पायर वाज फुल ऑफ हार्बर्स, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ऑलिव होता है जैतून, ठीक है, जैतून का तेल निकलता है। हार्बर्स हो गया बंदरगाह, माइंस खान वगैरह अलग अलग चीज़ों निकालने के लिए। क्वेरीज भी एक टाइप की माइन होती है। ब्रिकयार्ड मतलब ईंटें बनाने के लिए जो होते हैं भट्टे, ठीक है, दैट इज़ द ब्रिक यार्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। बहुत सारे हार्बर्स थे, अपन देख चुके हैं कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, सी है, तो यहाँ पे चारों तरफ क्या होंगे? हार्बर्स भी होंगे, ठीक है ना। तो इन हार्बर्स से वो अपनी हेल्प करते थे ताकि सामान को इधर से उधर ले जाया जा सके बाय द विद द हेल्प ऑफ द शिप्स, ठीक है। इसके अलावा वीट भी बहुत ज़्यादा बिकता था आपस में, ठीक है, वाइन्स भी, ऑलिव ऑयल भी बेचते थे, ठीक है। अब ऑलिव ऑयल की बात करें अपन, ऑलिव ऑयल को रखते किस में थे? व्हाट वाज द कंटेनर यूज्ड? एक नाम दे रखा है, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स थे, ठीक है, जैसे आज ड्रम होते हैं अपने प्लास्टिक वाले वैसे थे। उसका नाम था एम्फोरे। क्या नाम था? एम्फोरे,
ठीक है ना, उसको अंदर वो ऑलिव ऑयल डालकर क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट किया करते थे। ठीक है, हिस्टोरियंस ने जब इसको स्टडी किया तो एक शिप के ट्रेसेस वहाँ मिले उनको, उसका नाम था ड्रेसल 20। क्या नाम था शिप का? ड्रेसल 20। ठीक है, तो इनमें इस शिप्स में वो ऑलिव ऑयल के जो कंटेनर्स थे एम्फोरे वो भर कर ले आते थे और सप्लाई करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अलावा बात करें अपन कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल आता कहाँ से था? स्पेन से। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था देन द अदर्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्वालिटी थी स्पेन वाले ऑलिव ऑयल की वो बहुत ही सुपीरियर थी और किफ़ायती भी था। किफ़ायती मतलब कि वो पैसे के हिसाब से भी बहुत अच्छा था एक तरह से। ठीक है, लोगों की पहुंच में था तो उसकी बहुत डिमांड हमेशा रहती थी। और आगे चलकर ऐसा भी हुआ कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल की डिमांड कम हो गई, फिर दूसरे इटालियन जो ऑलिव ऑयल था उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, वो डिपेंड करता था कि मतलब स्पेनिश वाले अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सके, क्वालिटी डाउन हुई और उसकी बिक्री भी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे रीजन्स रोमन एम्पायर के ऐसे थे जो बहुत ही फर्टाइल थे। क्या थे? बहुत ही फर्टाइल। ठीक है ना, और फर्टिलिटी के लिए फर्टिलिटी है। ठीक है, तो अलग अलग क्रॉप्स को उगाने क्या आएगी? काम में भी आएगी। ठीक है, जैसे जो अपने फर्टिलिटी के लिए जाने जाते थे एरियाज़ वो थे कैंपेनिया, एक एरिया का नाम दे रहे कैंपेनिया जो इटली में था। ठीक है, फायूम था इजिप्ट में। सदर्न स्पेन बहुत ही फर्टाइल था। सदर्न जो गॉल था वो भी बहुत ही ये फर्टाइल था। ये कुछ प्लेसेस के नेम हैं जो बहुत ही क्या थे? फर्टाइल थे। ठीक है, फर्टाइल हैं, खेती हो रही है, खेती वीट की हो रही है। ठीक है, जैतून की हो रही है, जैसे तेल निकाल रहे हैं। वाइन किससे बनती है? ग्रेप्स से बनती है। ठीक है, तो ग्रेप्स के लिए भी वहाँ पे खेती होती थी। तो इन इलाकों में बहुत अच्छी फर्टिलिटी थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन पेस्टोरल एंड सेमी नॉमेडिक कम्युनिटीज़। ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी थी, जगह ऐसी थी जहाँ पे पेस्टोरल मतलब जो चरवाहे जाति के लोग हैं। ठीक है, दे यूज टू कीप द एनिमल्स, हर्ड्स ऑफ एनिमल्स एंड दे यूज टू ग्रेज देम एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, बाय मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सेमी नॉमेडिक लोग भी थे जो मतलब थोड़े बहुत खेती भी करते हैं और जानवर भी रखते हैं और हमेशा वो चलते रहते थे ऑन मूव। ठीक है, जैसे बात करें अपन कि अल्जीरिया में न्यूमीडिया नाम के पेस्टोरल ट्राइब्स थी। ठीक है, ये जो लोग थे अपना जब ये वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं प्लेस, तो उनकी एक होती थी ओवन शेप्ड हट्स। ठीक है, एक झोंपड़े टाइप की थी ओवन शेप की, उसको बोलते थे मैपालिया। क्या बोलते थे? मैपालिया। ठीक है ना, तो उसको भी वो अपने साथ में ले जाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यूज़ टू लिव ऑन द हिल टॉप्स, मतलब वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन, सॉरी नॉट शिफ्टिंग कल्टिवेशन, सॉरी दैट टेरेस फार्मिंग वो करते थे। ठीक है, तो हिल के टॉप्स पर जो विलेजेस थे उनको भी एक नाम दिया गया है कैस्टेला। क्या नाम है? कैस्टेला नाम के वहाँ पे हिल टॉप विलेजेस भी थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि उन्होंने नई नई बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रखा था। ठीक है, अपने इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, जैसे वाटर पावर जो मेडिटेरेनियन सी था, यूरोप और अफ्रीका के जस्ट बीच में जो डिवीज़न करने वाला जो सी है मेडिटेरेनियन, उसके चारों तरफ उन्होंने वाटर पावर को हार्नेस करने के लिए वहाँ पे पावर्स उन्होंने वहाँ पे अप्लाई कर रखे थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखी थी। इसके अलावा हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स को भी वो क्या लेते थे? यूज़ में लेते थे। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्या था? पावरफुल था। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम कह सकते हैं कि बिना लेबर्स के चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। ठीक है, चाहे वो खेती करना हो, ऑलिव ऑयल निकालना हो, वीट है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और लेबर्स को बहुत ज़्यादा वो महत्व देते थे। ठीक है, तो देयर वाज एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ लेबर। ठीक है, मीन्स स्लेवरी यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी। क्या थी? स्लेवरी। और स्लेवरी का एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हाउ दे यूज टू कंट्रोल द स्लेव्स, कंट्रोलिंग द वर्कर्स। ठीक है, सो फॉर टुडे इट इज़ एनफ। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।